टेंथ क्लास। आज हम साइंस का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस। क्या होता है केमिकल रिएक्शंस? केमिकल रिएक्शंस वो प्रोसेस होते हैं जिनसे आप पुरानी चीज़ों से नई चीज़ें बनाते हो। ठीक है, दीज आर द प्रोसेस इन विच रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट्स, उन्हें बोला जाता है केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, और इक्वेशंस का मतलब क्या होता है कि हम उन्हें फॉर्मूला का यूज करके रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उन केमिकल रिएक्शंस को जब हम फॉर्मूला का यूज करके रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे बोला जाता है केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल जो सबसे बेसिक है हमारा वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम रिबन को हम एयर की प्रेजेंस में बर्न करते हैं। जब एयर प्रेजेंट होगी तो वहां क्या होगा? ऑक्सीजन। इससे हमें प्रोडक्ट मिलता है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर मैं इसे केमिकली फॉर्मूला के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करता हूं तो मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, जो कि सॉलिड स्टेट में होता है। स्टेट दिखाने के लिए हम इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, जो भी हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। ऑक्सीजन O2 गैस होती है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये बेसिक रिएक्शन है, अभी मैंने इसे बैलेंस नहीं किया क्योंकि अभी हम चैप्टर में ये चीज आगे सीखेंगे। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि क्या होते हैं? पाउडर बन जाता है, व्हाइट कलर का पाउडर बन जाता है, व्हाइट ऐश। जब हम मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो रिबन के बर्न होने के बाद हमारे पास एक व्हाइट ऐश बचती है, राख बचती है। ठीक है, ये आपकी सबसे बेसिक रिएक्शन है जो फर्स्ट आप पढ़ोगे कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करना। केमिकल रिएक्शंस का मतलब ये नहीं होता कि जो कोई पुराने एटम्स प्रेजेंट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। केमिकल रिएक्शंस का मतलब क्या होता है? जो भी एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, जो आपने 9th में पढ़े थे, वो रीअरेंज कर लेते हैं अपने आप को, जिससे नए प्रोडक्ट बनते हैं। जो चीजें रिएक्ट कर रही हैं उन्हें बोला जाता है रिएक्टेंट्स। तो ये हमारी इक्वेशन की क्या है? रिएक्टेंट्स। और जो रिएक्शन के बाद हमें मिल रही है चीज उन्हें बोला जाता है प्रोडक्ट। यहाँ पर सिंगल है प्रोडक्ट, ठीक है, एक से ज्यादा बनता है तो उन्हें प्रोडक्ट्स बोला जाता है। ठीक है, अब जो पहला क्वेश्चन बनता है इसमें, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले हम उसे सैंड पेपर से रब करते हैं। सैंड पेपर सभी ने देखा होगा अपने घर में, रेगमार जिसको हम कॉमन लैंग्वेजेस में बोलते हैं। ठीक है, रफ सरफेस होता है उसका, उससे चीजों को रगड़ा जाता है, ठीक है, रब किया जाता है। तो क्वेश्चन आता है, व्हाई मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड विद सैंड पेपर बिफोर बर्निंग? उसे बर्न करने से पहले सैंड पेपर से रब क्यों किया जाता है? इसके आपको 2-3 जगह पे अलग अलग आंसर मिलेंगे। एक आपको मिलेगा टू रिमूव द लेयर ऑफ कार्बोनेट, और कहीं पर आपको ये भी मिल सकता है टू रिमूव द लेयर ऑफ ऑक्साइड। दोनों ही काफी हद तक सही है, लेकिन जो ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है वो है कार्बोनेट वाला। ठीक है, मैग्नीशियम जो है एक रिएक्टिव मेटल है। जब वो एयर पे पड़ा रहता है, थोड़े टाइम तक प्रेजेंट रहता है, उसको अपने आसपास के कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बोनेट फॉर्म कर लेता है। ठीक है, जो लेयर जम जाती है उस मैग्नीशियम रिबन के ऊपर, उस लेयर को रिमूव करना जरूरी है ताकि वो मैग्नीशियम रिबन इजीली बर्न कर सके। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? वी रब मैग्नीशियम रिबन विद सैंड पेपर बिफोर बर्निंग टू रिमूव द लेयर ऑफ कार्बोनेट प्रेजेंट ऑन इट। जो मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर बन जाती है उसके ऊपर, उसको रिमूव करने के लिए। ठीक है, मैग्नीशियम का है तो कौन सी कार्बोनेट की लेयर बनेगी? मैग्नीशियम कार्बोनेट। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले एक बार 9th क्लास का जो आपका फॉर्मूला बनाने की टेक्निक थी, जो टेबल थी कैटायन और एनायन की, उसको सभी रिवाइज करो, क्योंकि जब तक आपको केमिकल फॉर्मूला बनाने नहीं आएंगे आपको पूरी केमिस्ट्री में दिक्कत होती रहेगी। ठीक है, इसीलिए 9th वाली टेबल को रिवाइज करो जो हम क्रॉस करके फॉर्मूला बनाते थे। अभी फर्स्ट चैप्टर है, अभी आप सभी जगह फॉर्मूला नहीं लिखोगे, सिर्फ नेम लिख दोगे तो चल जाएगा, लेकिन आगे जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसीलिए आप उस टेबल को रिवाइज करो।
उसके बाद ये आता है केमिकल रिएक्शंस का मतलब सिर्फ वही होता है जो हम केमिस्ट्री लैब में या कहीं फैक्ट्रीज में वहाँ कैरी आउट कर रहे हैं, वही है केमिकल रिएक्शंस। नहीं, हम अपने आसपास में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारी डेली लाइफ के अंदर देखो, डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का डाइजेस्ट होना एक केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन है तभी तो एक नई चीज बन रही है, फूड के डाइजेस्ट होने से हमें एनर्जी बन रही है, एनर्जी मिल रही है उस ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन करके। इसके अलावा राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, जो फ्रूट्स होते हैं उनका पकना, ठीक है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। कुकिंग ऑफ फूड, हम खाना बनाते हैं, ये सब क्या है, ये केमिकल रिएक्शंस ही है हमारे आसपास की, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है कि जिनकी हेल्प से हमें पता चले कि कोई रिएक्शन हुई है, जो रिएक्शन के बारे में हमें बताते हैं कि कोई रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ आसपास कोई चेंज आया है। 5 तरह की है। पहले हम पढ़ते हैं सबसे पहला एवोल्यूशन ऑफ गैस। काफी केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें गैस इवॉल्व होती है, जिससे हमें पता चल जाए कि रिएक्शन हो गई है, ठीक है, रिएक्शन टेक प्लेस कर चुकी है। इसका जो सबसे बेसिक एग्जांपल है एवोल्यूशन ऑफ गैस का, वो है जिंक ग्रैनुअल्स को आप किसी एसिड के साथ रिएक्ट करा दें, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड ले रहा हूं, जिंक ग्रैनुअल्स को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे, ठीक है। जिंक का सिंबल होता है Zn, ग्रैनुअल्स का मतलब होता है टुकड़े, छोटे टुकड़े, ठीक है। तो हम जिंक को जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं H2SO4 के साथ, अभी आपको रिएक्शन नहीं लर्न होती, नॉट अ बिग डील, धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। वो फॉर्मूलाज एक बार लर्न करो, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें प्रोडक्ट बनता है ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, ठीक है। ये एरो साइन बता रहा है कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। तो ये हमारा एवोल्यूशन ऑफ गैस का एक एग्जांपल है कि जब हम जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे, जिंक ग्रैनुल्स को बीकर के अंदर रखेंगे एसिड वाले, तो हमें एक गैस रिलीज होती हुई निकलेगी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस का टेस्ट कैसे पता चलता है हमें, हम आगे पढ़ेंगे, इसलिए मैं साथ के साथ ही बता देता हूं आपको। ये बर्न करती है पॉपिंग साउंड के साथ, बर्न्स विद पॉपिंग साउंड। अगर हम इस गैस के पास, यानी कि जो हम बीकर यूज कर रहे हैं, उस बीकर के माउथ के पास एक बर्निंग मैच स्टिक ले आएंगे, जलती हुई तीली लाएंगे, तो ये पॉपिंग साउंड के साथ बर्न करेगी। पॉपिंग साउंड जैसे कि आप दिवाली पे छोटे पॉपअप्स यूज करते हो, ठीक है, जो उससे साउंड प्रोड्यूस होती है, वैसी साउंड ये बताएगा। तो इससे हमें पता चल रहा है जो गैस इवॉल्व हो रही है वो कैसी गैस है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये आपका था पहला कैरेक्टरिस्टिक जिससे हमें पता चला कि रिएक्शन हो गई है, ठीक है। इसके अलावा दूसरे भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि अब हम सेकंड पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। जिसको शॉर्ट में पीपीटी भी लिख देते हैं। ये आपका सेकंड कैरेक्टर है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब पहले आप ये समझो व्हाट इज प्रेसिपिटेट, क्या होता है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब है कि जब हम किसी चीज को रिएक्ट करा रहे हैं, रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करा रहे हैं, तो एक चीज सॉल्यूशन में नीचे सेटल डाउन होगी, उसे बोला जाता है प्रेसिपिटेट, ठीक है। जो सब्सटेंस नीचे सेटल डाउन हो जाता है रिएक्शन के बीच में, उसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होना भी ये एक एग्जांपल है कि रिएक्शन जो है वो हो चुकी है, ठीक है। इसमें आप दो कंपाउंड ले सकते हो, जैसे कि पोटेशियम आयोडाइड प्लस लेड नाइट्रेट, ठीक है। जब इन दोनों को रिएक्ट कराते हैं, अभी मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, आपको सिंपल नेम से ही समझा रहा हूं।
पोटेशियम आयोडाइड प्लस लेड नाइट्रेट को रिएक्ट कराते हैं तो क्या बन जाता है, पोटेशियम नाइट्रेट प्लस लेड आयोडाइड। ये जो होता है लेड आयोडाइड, ये एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट। यानी कि जब हम एक बीकर में पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट को रिएक्ट कराएंगे तो उसकी रिएक्शन के बाद आपको दिखेगा कि एक येलो कलर का जो प्रेसिपिटेट है वो नीचे सेटल डाउन हो गया, और वो सेटल डाउन होने वाली चीज क्या है, येलो कलर वाली लेड आयोडाइड। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक है, इससे हमें पता चला कि केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। ये आपका एक एग्जांपल हो गया। थर्ड इज चेंज इन कलर। कलर में भी चेंज आ सकता है। जब आप कोई रिएक्शन कंसिडर कर रहे हो, आप दो चीजों को रिएक्ट करा रहे हो, तो उनमें प्रोडक्ट बनने पे रिएक्शन में चेंज आ सकता है। इससे हमें पता चलता है कि रिएक्शन कंप्लीट होगी। इसका हम बहुत बेसिक एग्जांपल लेते हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 9th में भी पढ़ा था आपने। ये पर्पल कलर के क्रिस्टल्स होते हैं। इन पर्पल कलर के क्रिस्टल्स में जब आप सिट्रिक एसिड ऐड कर देते हो ना, इसको आप जब रिएक्ट करा देते हो सिट्रिक एसिड के साथ, अभी सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला तो 10th के लेवल पे है नहीं, ठीक है, और आप इसको रिएक्शन कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल इसे लिखेंगे व्हेन वी रिएक्ट पोटेशियम परमैंगनेट विद द सिट्रिक एसिड। तो आप क्या चेंज ऑब्जर्व करेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट पर्पल कलर का सॉल्यूशन था, जैसे हमने उसमें सिट्रिक एसिड ऐड किया तो इन दोनों के रिएक्शन से वो किस में चेंज हो गया, कलरलेस में। पर्पल कलर से कलरलेस हो गया वो सॉल्यूशन। पोटेशियम परमैंगनेट को सिट्रिक एसिड से रिएक्ट करते ही कलरलेस हो गया। सिट्रिक एसिड आपके सिट्रस फ्रूट्स में भी मिल सकता है, जैसे कि आप लेमन का यूज कर सकते हो, लेमन में भी सिट्रिक एसिड होता है। तो जब हम सिट्रिक एसिड और पोटेशियम परमैंगनेट को रिएक्ट कराएंगे तो वो कलर चेंज क्या दिखेगा हमें, पर्पल से कलरलेस। ठीक है, ये आपका चेंज इन कलर का कैरेक्टरिस्टिक है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में चेंज आना। देखो सभी का एक एक एग्जांपल रखना जरूरी नहीं है। कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जहां आपको इनमें एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जर्व हो सकते हैं। जैसे कि मैं पहले आपको बताता हूं कि चेंज इन टेम्परेचर का आप डेली लाइफ में कौन सा एग्जांपल पढ़ रहे हो। डेली लाइफ में आपने सभी ने जो है वो सफेदी करते हुए देखा होगा, ठीक है, व्हाइट वॉशिंग। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, चूना। ठीक है, चूना जो होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका केमिकल फॉर्मूला है CaO। इसको जब हम वाटर में डालते हैं सभी ने देखा होगा, एक ड्रम यूज किया जाता है, ड्रम में पानी रखते हैं, ठीक है, चूना डाला जाता है, ठीक है, चूने और पानी को जब मिक्स करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर को मिक्स करते हैं, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा उस ड्रम में जो है वो बबल्स निकलने लगते हैं, हीट निकलती है, वो ड्रम क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, ठीक है, हीट हो जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर की रिएक्शन से क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और हीट रिलीज होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट रिलीज होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है, प्लस हीट। ये रिएक्शन आप डेली लाइफ में जो आप ऑब्जर्व कर सकते हो अपने आसपास। इनके नेम लर्न कर लो, इनके नेम की हमें जरूरत पड़ेगी। कैल्शियम ऑक्साइड को बोला जाता है क्विकलाइन, ये इसका कॉमन नेम है, ठीक है। जब इसको वाटर से रिएक्ट करा के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा तो इसे बोलते हैं स्लेट लाइन। कैल्शियम ऑक्साइड जो चूना यूज किया जा रहा है उसे कॉमन नेम में क्या बोला जाता है, क्विकलाइन,
और जब वो वाटर से रिएक्ट कर जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है, एक सॉल्यूशन फॉर्म करता है जिसे बोला जाता है स्लेट लाइन। इसके अंदर आप हीट ऑब्जर्व कर सकते हो, हीट निकलते हुए दिखेगी, ठीक है। ये आपका जब हीट इवॉल्व हो रही होती है तो उस प्रोसेस को बोला जाता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस, जिसमें हीट इवॉल्व हो रही है। हीट जब बाहर निकलती है, ऐसी रिएक्शंस को, ऐसे प्रोसेसेस को बोला जाता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जो सबसे पहली रिएक्शन हमने पढ़ी थी जिंक प्लस H2SO4, जिससे क्या बन रहा था ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही थी, फर्स्ट रिएक्शन हमारी गैस रिलीज वाली। ये भी एग्जांपल है चेंज इन टेम्परेचर का, क्योंकि जब आप इसमें ऑब्जर्व करोगे उस बीकर को, वो बीकर भी हीट अप हो जाएगा, वो बीकर एसिड और जिंक की रिएक्शन से हीट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ये वाला एग्जांपल भी लिख सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि यही वाला एग्जांपल लिखना है, एक से ज्यादा एग्जांपल आप लर्न कर सकते हो और इनको आपस में रिलेट कर सकते हो। ये होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट सप्लाई करनी पड़ती है हमें। जहां हमें हीट सप्लाई करनी पड़े, यानी कि वो आसपास अपनी सराउंडिंग से हीट को अब्सॉर्ब कर ले, उसे बोला जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। जहां वो अपने सराउंडिंग में हीट को इवॉल्व करे, बाहर निकले हीट, एक्सोथर्मिक। जहां सराउंडिंग से हीट को लिया जाए, वो कैसी रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। इसके लिए आप यूज कर सकते हो बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, प्लस अमोनियम क्लोराइड। अभी मैं सिर्फ नेम लिख रहा हूं इनके, बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड। अभी इनके फॉर्मूले और आपको रिएक्शन नहीं बता रहा, बाद में एक्सप्लेन करेंगे। सिंपल ये बात समझ लो, जब इन दो चीजों को रिएक्ट कराया जाता है, बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को, एक बीकर के अंदर, तो वो बीकर को आप ऑब्जर्व करोगे वो ठंडा हो जाएगा, यानी कि वो आसपास से हीट को गेन कर रहा है। हीट को गेन कर रहा है तो वो कैसी रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, ठीक है। आ गया समझ में चेंज इन टेम्परेचर का कैल्शियम ऑक्साइड वाला एग्जांपल, और आप एक्सोथर्मिक के लिए जिंक वाला भी यूज कर सकते हो। और चेंज इन टेम्परेचर में ये भी हो सकता है कि हर बार टेम्परेचर बढ़े नहीं, टेम्परेचर घट भी सकता है रिएक्शन में, जैसे कि ये एग्जांपल मैंने बताया, बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड को रिएक्ट करते हैं अगर हम, तो इसमें फॉर्मेशन होगी बेरियम क्लोराइड की और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की। ये प्रोडक्ट्स बनेंगे आपके, जो भी फॉर्मूला आप एक दिन में पढ़ोगे कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए पहले वो टेबल को रिवाइज करो। जब भी मैं ज्यादा फॉर्मूला का यूज नहीं कर रहा है, इसके अंदर नेम लिख रहा हूँ। इन दोनों केमिकल्स को रिएक्ट करने से आप देखोगे कि बीकर जो है वो ठंडा हो जाएगा इनके रिएक्शन के बाद, यानी कि उसने हीट अब्सॉर्ब कर लिया आसपास से, ठीक है। ये हमारा चेंज इन टेम्परेचर हो गया। जो लास्ट है हमारा चेंज इन स्टेट, बहुत इजी एग्जांपल है उसका, जो आप अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हो। बर्निंग ऑफ कैंडल स्टेट चेंज का एग्जांपल है। कैंडल बर्न करते हुए सबने देखा होगा। देखो वैक्स कैसा होता है, सॉलिड होता है। वैक्स मेल्ट करता है, वैक्स मेल्ट करता है तो वो सॉलिड से किसके अंदर चेंज हुआ, लिक्विड के अंदर। ये स्टेट चेंज का एग्जांपल है। और जब वैक्स मेल्ट करके वापिस से नीचे जमता है, क्या हमें पूरे की पूरी जो कैंडल है वो एज इट इज मिल जाती है, नहीं मिलती ना। यानी कि जो पूरा सॉलिड मेल्ट हुआ वो पूरा का पूरा कन्वर्ट नहीं हुआ लिक्विड के अंदर, उसमें से कुछ पार्ट वेपराइज हो गया, वेपर्स में चेंज हो गया, ठीक है। वो इवेपोरेट हो गया, वेपर्स में चेंज हो गया। ये चेंज इन स्टेट का एग्जांपल है बर्निंग ऑफ कैंडल। बर्निंग ऑफ कैंडल में सॉलिड से लिक्विड स्टेट भी चेंज हो रहा है, और जो सॉलिड है उसमें से कुछ चीजें जो है वो वेपराइज भी हो रही हैं, इवेपोरेट भी हो रही हैं। तो ये दोनों चीजें इसके अंदर आती हैं बर्निंग ऑफ कैंडल के अंदर, जहां पे हमें स्टेट चेंज का पता चल रहा है, ठीक है। ये केमिकल रिएक्शंस और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे। आज के लिए इतना टॉपिक पढ़ो पहले, उसके बाद हम नेक्स्ट कल करेंगे।